मैं सुशील दोसांझ, इस वक्त असीं बैठे हैं कुंडली ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਚਾਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ किसानों के इस अंदोलन में। असीं गल करनी चाहांगे धर्मेंद्र जी साडे नाल ने। धर्मेंद्र जी, आप क्या सोच कर यहाँ पर आए हो और ये वर्किंग पीपल चार्टर जो है इसका आइडिया क्या है? क्या आपका इस अंदोलन में जो शमूलियत है किस तरह से है? जी, सरकार ने 3 नए कानून लाए हैं। ये तीनों कानून तो लगता है कि किसानों के लिए है, लेकिन अगर गौर से देखें हम इन कानूनों को तो इन तीनों कानूनों का जो असर होगा वो सिर्फ कानूनों पे, किसानों पे नहीं होगा बल्कि पूरे समाज पे होगा। ये 3 कानून मूलतः जो किसी की अपनी आधारशिला थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, उसको आमूल चूक तरीके से बदलने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो लगभग 4-5 महीने से पंजाब में चल रहा था। अब दिल्ली बॉर्डर पर सभी लगभग जो पास की स्टेट्स हैं वो आ गई हैं यहाँ पर। 3 काले कानून क्या है, या जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस का गारंटी कानून की मांग है, वो सारी चीज़ें लोग जान चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने जहाँ तक अब पहुँचकर एक रूप जो नया रूप ले लिया है, आगे कैसे जाएगा ये? और आपका जो वर्किंग पीपल चार्टर है, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचकर, क्या आइडिया था आपका और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हैं? जी, हमारा मज़दूरों का एक महासंगठन है वर्किंग पीपल्स चार्टर। इसमें ख़ास तौर पर जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जैसे कि घरों में काम करने वाली बाइयाँ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रेहड़ी पटरी के लोग हैं, हॉकर्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार के तमाम तरह के मज़दूर संगठन और मज़दूरों का महासंघ, उनका एक प्लेटफॉर्म है ये। हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं जो कानून है उसका सीधा प्रभाव हम मज़दूर साथियों पर भी होने वाला है। कैसे? मज़दूर जिन खेतों में काम करता है, अगर किसान को उचित दाम नहीं मिलेगा तो उसको उचित मजदूरी नहीं मिलेगी। हम शहरी मुद्दों पे भी काम करते हैं, शहरी गरीबों के साथ भी काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि WPC काम करने वाली बाइयाँ, रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी का काम करने वाले, है ना, लोडर्स, अनलोडर्स, पेंटर, हॉकर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन तमाम लोगों का महासंगठन है। ये खाते कैसे हैं? ये खाते हैं राशन कार्ड के जरिए। जब सरकार सब्सिडी पे PDS सिस्टम के थ्रू राशन मुहैया करती है तो हमारे इन शहरी गरीबों के पेट में अनाज पहुंचता है। ये कानून सीधे तौर पे उस सिक्योरिटी सिस्टम, फूड सिक्योरिटी सिस्टम पे हमला करते हैं, उस PDS सिस्टम पे हमला करते हैं। तो ये काले कानून शहरी गरीबों को भी मार रहा है और मज़दूरों को भी मार रहा है और इक्वली मार रहा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। सो ये किसानों का आंदोलन है, पर ये जो कानून है, जो फूड सिक्योरिटी का मामला है, जिन्होंने पंजाबी खुराक सुरक्षा कहते हैं, उहदे ते सीधा हमला है। हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी आप मुकाबलतन नौजवान हैं, जो भारत का नौजवान है वो इस सारे जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस सारे में क्या सोच रहा है? और आपको लगता है कि जो पीछे हो रहा था, चाहे NRC थी या CA था, या उससे पहले कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, ये सारी चीज़ें जो इस आंदोलन ने एक जो नई ज़मीन दी है, और आने वाले समय में ये आंदोलन और बढ़ेंगे? नहीं, एक तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा जो हमारे साथी ने कहा कि इस कानून का सीधा असर
भारत के पूरे असंगठित मजदूर, इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं, जो भारत के टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के 93% हैं। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और हम यहाँ पे इसलिए भी बैठे हैं एज ए मजदूर संगठन, क्योंकि अगर आज एक तो इन्होंने बात कही पीडीएस सिस्टम की बात कही, लेकिन इस इकोनॉमी में जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा पिछले 6 साल में जो सबसे बड़ी क्राइसिस हुई इस देश में, वो हुई बेरोजगारी की। और इस बेरोजगारी के बारे में सरकार के पास कोई ना प्लान है, ना कोई आइडिया है, ना कोई थिंकिंग है, ना कोई इकोनॉमिकल एजेंडा है। इस कानून के आने के बाद में पूरे देश में जिस प्रकार से एपीएमसी डिसमेंटल होगी, मार्केट कमेटी जो है बाजार समिति डिसमेंटल होगी, उसमें लाखों लोग काम करते हैं। मैं जहां से आया हूं, पूना से आया हूं, और महाराष्ट्र में जो डब्ल्यूपीसी के एलाइज है, हमाल पंचायत, पूरे महाराष्ट्र में हमारे सबसे बड़ी यूनियन है जो एपीएमसी में पल्लेदार होते हैं, जो हेड लोडर्स होते हैं, जो मापाड़ी बोलते हैं, वेइंग मैन होते हैं, और वो करीब 6.5 से 7 लाख लोग हैं। वो एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार के पास क्या कोई विकल्प है क्या कि इनके रोजगार जाएगी तो क्या होने वाला है? तो सरकार के पास जितने भी पॉलिसी एजेंडा, कोई इनके पास थिंकिंग और कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पहली बार ये मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अब इस देश में ये तय करने की है कि इस देश में क्या 2 परिवार पूंजीवाद चलाएगा, ये देश को चलाएगा, या फिर ये देश किसान, मजदूर और संविधान के रास्ते चलेगा। मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े कानून पास किए सरकार ने, चाहे एनआरसी की बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन की बात करें, जितने बड़े बड़े कानून सरकार ने बनाए और उससे आम लोगों के जीवन में बहुत बुरा असर पड़ा, पहली बार वो फंस गए। किसानों ने उनको ऐसा रोक लिया। और किसान, मुझे लगता है ये जो किसान है यहाँ बैठे हुए, और सिर्फ ये जो बात चल रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, पूरे देश के किसान हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पे हैं। हमारे जैसे मजदूर संगठन भी, हमारे साथ यंग लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। अब ये लड़ाई ये है कि किसानों ने इस बात की लड़ाई उठा ली है कि ये कुछ भी हो जाए, हमको संविधान बचाना है, हमको देश बचाना है। और किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद और जिंदाबाद कि वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, क्योंकि संविधान ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। आप बात करना चाहोगे? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारती है। भारती, तो भारती हमारे साथ है। तो भारती, आप इस दृष्टि से बताइए, आप एक औरत हो और जैसे ये लड़ाई चल रही है, बहुत सारे किसान हैं, नौजवान हैं, और जो औरतों का मोर्चा है वो घरों में भी है, क्योंकि बहुत सारी औरतें घरों पे हैं, पीछे खेतीबाड़ी का वो काम देख रही हैं। आप एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए क्या सोचते हो इस आंदोलन में जो औरतों की हिस्सेदारी है उसके क्या क्या रूप है? सबसे पहले तो ये चीज़ है, जब 27 तारीख से यहाँ पर हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठने शुरू हो गए थे, उस दौरान यहाँ पर देखा जाए उसकी आवाज़ में अब धीरे धीरे करके महिलाएं यहाँ पर तो आ ही रही हैं प्रोटेस्ट में। लेकिन अगर मैं घर की बात करूं तो किसान में सिर्फ हम कभी भी किसान का बात करते हैं तो एक पुरुष आता जो हल कंधे पर लिए हुए हो, इस तरीके का हमारा दृष्टि बनता है। लेकिन हम ये चीज़, मैं पकड़ने में मदद करूं आपकी, तो ये भी एक दृष्टि बनती है हमारी। लेकिन किसान जो है वो महिलाएं भी होती है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर मेरे पिताजी किसान है तो सिर्फ वही पूरी खेत को जोतेंगे या वो सारा काम करेंगे। महिलाएं हैं जो उनकी पत्नियां हैं, वो उनके लिए खाना बना करके फील्ड पर लेकर के जाती हैं। बेटियां उनके साथ जब उनका बीज लगवाना होता है वो उनमें मदद करती है, सलवार उठा करके अपने पति के साथ या अपने पिता के साथ उनके साथ पूरा फील्ड उनको संभालती है। और अगर एक बेटी होने के नाते अगर मैं ये देखूं कि किस तरीके से मेरे पिता के जीवन में इसका फ़र्क पड़ेगा, तो जब अगर एक बाप है, उसको सीधी सी बात है कि उसे अगर 2 बच्चे पालने हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हमेशा लड़के को रखा जाता है। तो अगर मेरे बाप की जेब में कम पैसा आएगा तो सीधी सी बात है वो अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ाएगा। वो बेटी को, हालांकि अभी भी चाइल्ड मैरिज चल रहा है, लेकिन उस पर बेटियों के जीवन में इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि वो ज़्यादा स्कूल्स नहीं जा पाएंगी, उनकी जल्दी शादियाँ करवा दी जाएंगी, और उसमें पूरा का पूरा मैं कितना पढ़ पा रही हूँ उससे मेरी आगे की ज़िंदगी पूरी निर्धारित की जाएगी कि मैं किस प्रकार से उसमें जी पाऊंगी, मैं कितना डिपेंडेंट हूँ अपने घर पे या कितना इंडिपेंडेंट हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ से पूरा देखा जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक महिला होने के नाते मैं इस पूरी चीज़ को देख पाती हूँ।
बहुत आपका शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये आंदोलन गैर बराबरी को और जो बढ़ेगी उसको ख़त्म करने का आंदोलन भी है। तो लड़का और लड़की में जो गैर बराबरी है, ये जो कानून है अगर ये इस तरह लागू हो जाते हैं तो शायद औरत का जीना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो ये इस आंदोलन की खूबसूरती है। मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सारा कुछ देख रहे हो, काफ़ी समय से देख रहे हो, आप इस आंदोलन का नतीजा क्या देख रहे हो? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मल है और मैं देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ में काम करता हूँ। मैं पंजाबी दसदा जी, असंगठित क्षेत्र जो ये बोल रहे हैं ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ गैर जथेबंदक, ਜਿਹੜਾ अनऑर्गेनाइज्ड है, गैर जथेबंदक है, उस सैक्टर 'ਚ काम करते ने निर्मल जी। सबसे पहले तो है कि आज ये जो किसान आंदोलन है वो इस समाज में आज दिन तक जितने आंदोलन होते हुए आए हैं उसमें से एक नए कल्चर में एक नया आंदोलन देखने को मिला है। और इस आंदोलन ने जो मांगे उठाई हैं कि हम किस प्रकार काले कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, और जैसे हुकूमत इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, हुकूमत की जिम्मेदारी, सत्ता की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार अगर मजदूरों को, किसानों को या नागरिकों को स्वीकार नहीं है या उनको नया अधिकार चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बहुत सहूलियत के साथ उनको उपलब्ध कराए। साथ ही में सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का बहाना करके और आनन फानन में किसानों के काले कानून लाए, किसान सड़क पर आ गए। अब सवाल खड़ा होता है कि वर्किंग पीपल चार्टर यहाँ क्या लेने आया, क्यों आया? तो उस वर्किंग पीपल चार्टर देश में काम कर रहा है मजदूरों के साथ। अभी वर्किंग पीपल चार्टर में लगभग जो है 250-300 यूनियन है, साथ में लगभग 200 ऑर्गेनाइजेशन जिनको स्वयंसेवी संगठन कहते हैं, और वो तमाम संगठन और यूनियन मजदूरों के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। अभी यहाँ पर किसान आंदोलन उठा, आंदोलन की मांगे किसानों के लिए हुई। ये जो मजदूर तबका है जिसको मोटा मोटा 50 करोड़ आंका जा रहा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर हैं वो 50 करोड़ है। इस 50 करोड़ में से 50 से 60% जो मजदूर हैं वो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर वर्कर, जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिसको आप छोटे किसान भी कह सकते हैं, जिसको हम खेतीहर मजदूर कहते हैं। किसानों का मुद्दा है, इसलिए सारे किसान परिवार सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। परंतु मजदूर दुनिया के अंदर भी किसानों के जो कानूनों में बदलाव सरकार ने आनन फानन में लेके आई, उसी समय सरकार ने मजदूरों के हित में जो बने हुए 44 लेबर लॉज थे, श्रम कानून थे, उनकी हत्या की, उनकी मर्डर किया और उनका 4 कोड लेके आई है। वो कोड जो है वो किसान के ये जो काले कानून बने हैं इससे भी खतरनाक है। परंतु ये दुर्भाग्य है इस देश के मजदूरों का, ये उनकी बदनसीबी है कि इस कोड के बदलाव को लेकर अभी तक मजदूर वर्ग के अंदर प्रचार प्रसार नहीं है, वो जागरूकता नहीं है। क्योंकि कोविड के दौरान जिस प्रकार सड़कों पर चला था वो मजदूर तबका था, वो प्रवासी मजदूर था, और उसका पेट भरने वाला ये किसान था जो आज यहाँ पर बैठा है। अब ये कहा भी जाएगा कि किसान तो जाग गए, तो क्या किसान के किसान के कानूनों में ज़्यादा कुछ खतरनाक परिवर्तन आए? मैं कहूँगा किसानों के कानून से ज़्यादा मजदूरों के कानून में भी खतरनाक परिवर्तन है। परंतु किसान जागरूक हो गए, क्योंकि किसान ने जिस प्रकार से अपने अंदर एक ताकत जुटाई, एक एकता का परिचय दिया। और सबसे बड़ा जो बदलाव और देखने को मिल रहा है, हर आंदोलन अपनी एक मांग लेके बैठता है कि काले कानून रद्द करो। यहाँ काले कानून रद्द करने की तो बात है, पर उससे बड़ी जो लड़ाई हो रही है वो पूंजीवाद के खिलाफ हो रही है, वो मनुवाद के खिलाफ हो रही है, वो पितृसत्ता के खिलाफ हो रही है। अभी बहन बता रही थी कि हमारी माताएं बहनें घरों में खाली खाना बना रही, नहीं, खेत के अंदर किसान काम करता था। जो मर्दवादी सोच है उस सोच को तोड़कर आज वहाँ पर महिलाएं हल जोत रही है और महिलाएं आगे अगुवाई कर रही है। ये पितृसत्ता का जो ढांचा टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा यहाँ हजारों लोग अलग अलग मजहब को मानने वाले हैं, कोई टोपी पहना हुआ है, कोई पगड़ी पहना हुआ है, कोई अलग ही कहीं से आया है, परंतु सारे लोग एक ही पंगत में, अमीर और गरीब एक पंगत में एक साथ बैठ के, और संगत और पंगत, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। एक और अंतिम जो महत्वपूर्ण है, आज दिन तक मैं मेरी जिंदगी में जितने आंदोलन करता आया हूँ, भीख मांग मांग के खाना पड़ता है। 2 रोटी का हम जुगाड़ नहीं कर सकते, 2 रोटी मजदूरों को हम भी नहीं खिला सकते।
अगर 2000 मजदूरों का अगर मुझे धरना देना है जंतर मंतर पर, तो मुझे 2 महीने पहले इधर उधर चंदा करके मैं पागल हो जाता हूं। और कई बार तो पैसा न होने की वजह से हम आंदोलन नहीं करते, प्रोटेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं, पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाते, हमारी औकात नहीं होती है। मजदूरों के साथ में काम कर रहे हैं, परंतु पहली बार जो किसानों ने कर दिखाया है कि यहाँ तो हर कोई बैठ बैठ के बुला रहा है। बेवकूफ़ और मूर्ख लोग इस देश में ये प्रचार कर रहे हैं कि ये पैसा तो बाहर से आ रहा है, कोई पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहा है। वो इतने मूर्ख हैं। मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि जो राइट टू फूड के लिए कानून बना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को पसीना आ रहा है। सरकार चाहे तो ये सीधा सीधा जिम्मा इन किसानों को दे दे, देश में कोई भूखा ही नहीं मरेगा। स्टारवेशन डेथ हो रही है लगातार लगातार लगातार, और हमारी सरकार के बड़े बड़े मंत्री उनके मुंह में झाग आ रहे, रबड़ी मलाई चाट रहे हैं। और एक किसान और एक मजदूर का बेटा गेहूं के दाने और चावल के दाने की वजह से झारखंड में संतोषी नाम की बेटी मर गई। पीडीएस भी है, पीडीएस सिस्टम सरकार का चल रहा है। क्यों नहीं ये पीडीएस की जिम्मेदारी तमाम गुरुद्वारे के साथियों को, तमाम किसानों को पहुंचा दो। कल रात को 12 बजे आप लाइव देख सकते, कल रात को 12 बजे यहाँ पर किसान साथी आए और बारिश होने की वजह से हम बाहर नहीं गए खाना खाने, उन्होंने जगा कर रात को 12 बजे खाना बांटा, वो हमने ऑनलाइन दिखाया पूरे देश को। अब हुकूमत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं कोई अमेरिका और पाकिस्तान और गुजरात कहीं बाहर से नहीं आया, मैं भारत का नागरिक हूँ। अगर मुझे देश में कोई आपत्ति है तो मुझे पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि मैं सरकार की आलोचना करूं। सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करूं, परंतु हमको आके यहाँ पर लोग कह रहे हैं, जन संगठन के लोग, कंपनियों के लोग और न जाने आसपास के जानने वाले मित्र भी कह रहे हैं कि अब आपको पता है एनआरसी में क्या हुआ, धरने के बाद अभी सारे लोग जेल की सलाखाओं के पीछे हैं, तो अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सच बोलने के लिए अगर कोई कह दे कि ये बगावत कह दी है और तुम बागी हो, तो उसके लिए हमें डर की आवश्यकता नहीं है। हम सरकार के दीवाने नहीं हैं, हम सरकार के गुलाम नहीं हैं, हम वतन के दीवाने हैं। जिस प्रकार भगत सिंह ने पहली बार मजदूर के हित की बात की, हम भगत सिंह को फॉलो करने वाले हैं। और भगत सिंह के लिए एक मैं गीत की कुछ पंक्तियां आपके गाना चाहता हूं। और वास्तव में भगत सिंह ने सही कहा था, ये कौन सी आज़ादी है, ये सच्ची आज़ादी नहीं है। आप अभी गीत शुरू करिए क्योंकि ज़्यादा लंबी फाइल जा नहीं पाएगी। है भगत सिंह तू जिंदा है भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू में है भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे मेरे, लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, भगत सिंह तू जिंदा है, कतरे में। ये बात भगत सिंह ने तब भी कहा है, तूने तो तब भी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा। झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, सोए हुए जवानों में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे मेरे। भगत सिंह तू जिंदा है, भगत सिंह तू जिंदा है। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।